बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज 4:50 हो चुके हैं। आज लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद आम चुनावों से जुड़ा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि आज पहले फेज की 102 में से 98 सीटों पर 98 सीट्स पर नामांकन की प्रक्रिया अब से ठीक 1 घंटे 50 मिनट पहले खत्म हो गई। लेकिन इस पहले नामांकन के आखिरी दिन सबसे बड़ा तमाशा दिखा उत्तर प्रदेश में। एक ही पार्टी, एक ही सीट, लेकिन उम्मीदवार दो। हालात ऐसे बन गए कि नामांकन के आखिरी वक्त तक पता ही नहीं चल पाया कि पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार है कौन। प्रभु, समाजवादी पार्टी की आज खूब फजीयत हुई। मुरादाबाद और रामपुर ये दो ऐसी लोकसभा सीट रही जहां पर समझ ही नहीं आया कि उम्मीदवार है कौन। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ेगा कौन। पहले मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। यह खबर हमने न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखाई। फिर रुचि वीरा नामांकन करने आज पहुंच गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुचि वीरा पहुंची थी आज। दोनों ही नेता दल बल के साथ नामांकन करने के लिए पहुंच गए। रुचि वीरा बाकायदा मीडिया के सामने आई और दावा किया कि समाजवादी पार्टी की आधिकारिक अधिकृत प्रत्याशी जो है वही है। हालांकि अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाने के बाद एसटी हसन जो है वो सामने आए, अपना नामांकन वापस ले रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि हसन साहब अखिलेश गुट की तरफ से नॉमिनेट कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें उस इलाके के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान पसंद नहीं करते थे, जबकि रुचि वीरा को आजम खान का समर्थन प्राप्त था और इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उसके बाद बकायदा सामने आए एसटी हसन और उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी के मालिक है अखिलेश यादव और अगर वो चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार रखा है। वो कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। अब दूसरी सीट की तरफ आ जाइए, रामपुर। यहाँ भी दो उम्मीदवार आसिम रजा और मौलाना महिबुल्ला नदवी इसी पसोपेश में रहे कि समाजवादी पार्टी का सिंबल आधिकारिक तौर पर मिलेगा किसको, मौलाना मोहिबुल्ला को या आसिम रजा को। आखिरी वक्त में दोनों ने यही तय किया कि हम तो नामांकन करेंगे। इस सीट पर अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। यहाँ भी झगड़े की वजह आजम खान खेमा और अखिलेश की पसंद है। नदवी अखिलेश की पसंद है, जबकि आसिम रजा आजम खान के करीबी है। ऐसे ही अगर झगड़े की बात करूं तो एक और चैप्टर महाराष्ट्र में देखने को मिला। हालांकि वहां शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस कुछ सीटों पर अभी भी अड़ी हुई है। कांग्रेस और शरद पवार गुट इस बात से भी नाराज है कि उद्धव ठाकरे ने एक तरफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कांग्रेस के नेता खुलेआम सहयोगी दलों पर जुबानी हमला भी कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निरुपम। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूँगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता ये होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। बिहार में भी पहले चरण में जिस औरंगाबाद सीट पर चुनाव होना है, वहां कांग्रेस अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। खबरें ऐसी आ रही है, जबकि आरजेडी ने अभी तक कांग्रेस को कौन कौन सी सीट मिली है उस पर तस्वीर साफ नहीं की है। आपको पहले बता दें कि बिहार के पहले चरण की 4 सीटों पर कल तक नामांकन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि होली यहां पर कल सेलिब्रेट की गई थी। यहां पर नामांकन को इसीलिए एक दिन अतिरिक्त जो है वो बढ़ा दिया गया था। इन आपसी झगड़ों के बीच पहले चरण के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नागपुर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, नामांकन किया है। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से
वो चुनाव लड़ेंगे। जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद और उसके बाद अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आप देख रहे हैं। नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा ने और आरएलएसपी के हनुमान बेनीवाल ने, तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई ने भी नामांकन का आखिरी दिन आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी उत्तराखंड के गढ़वाल से और बिहार के गया से पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने भी अपनी किस्मत का फैसला पहले चरण में करने के लिए नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी असम के जोरहाट से गौरव गोगोई और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, इनकी सीटों पर भी पहले ही फेज में चुनाव होने वाला है। यानी 2024 आम चुनाव के पहले चरण की अगर मैं बात करूं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है और इसीलिए नामांकन के बाद अब जो प्रचार प्रसार शुरू होगा उसके बाद कई से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। लेकिन इन तैयारियों के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज की तस्वीर के साथ और उभर कर सामने आए हैं। आज गूंज की शुरुआत उन्हीं सवालों से करते हैं और सवाल आपके सामने। गूंज में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी खेमे में प्रत्याशियों को लेकर असमंजस आखिरी वक्त में क्यों बना हुआ है। सवाल तो यह भी है कि विपक्ष आसपास ऐसे ही आपस में लड़ता रहेगा तो चुनाव कैसे जीतेगा। और सवाल सबसे अहम ये कि नोटिफिकेशन की ये प्रक्रिया के बाद जो बीजेपी दम भर रही है 370 का, वो जमीन पर कितना सही साबित हो रहा है। डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपके सामने भी रखती हूं रोज की तरह। सवाल यह है कि नामांकन के आखिरी वक्त में प्रत्याशियों को लेकर विपक्ष में असमंजस क्यों? तालमेल की कमी, महत्वाकांक्षा या पता नहीं? इस सवाल पर वोट करते रहिएगा। इसका रिजल्ट अंत में आपके सामने रखूंगी। और अब जो सवाल आप सबके सामने स्पीकर्स के जरिए जवाबों के तहत आएंगे, वो स्पीकर्स कौन से होंगे वो आपके सामने रख देती हूं। जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी जुड़ रहे हैं। आरजेडी के सुबोध कुमार मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मंच के माधव आनंद, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी प्लीज स्टूडियो में आइए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पक्ष विपक्ष की गूंज से। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे है। क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? एक सीट, कई उम्मीदवार, इतना असमंजस काहे प्रभु? अब आप सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी को जनता किस तरह से हराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो लड़ने से ही मना कर देते हैं, पहले ही सीट लेने वो चुनाव लड़ने से ही मना कर देते हैं। वहां के कैंडिडेट तो हालत है, चाहे वीके सिंह जी हो, चाहे सिन्हा साहब हो, चाहे बाराबंकी के सांसद जी हो, चाहे आसनसोल के हो, जैसी सीट डिक्लेयर होती है, कुछ की डिक्लेयर होती है तो मना कर देते हैं और कुछ पहले हाथ जोड़ते, प्रभु हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि वो जनता का मूड समझ चुके हैं कि वो जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली। और हमारी तरफ देखिए कि वो जानते हैं कि जनता उनको वोट देने वाली है, इसलिए लड़ने की भी होड़ आपको दिखाई देती है। अंततः बोलने दीजिए, अब आपने बोलने का मौका नहीं बोलना नहीं, अभी तो आप मुझे जनता जिताने को तैयार है। जनता जिताने को तैयार है तो क्या करेंगे? जिताने को रुचि तैयार वीरा है और एचटी हसन दोनों एक ही जगह से लड़ लेंगे क्या? जनता जिताने को तैयार है तो बहुतेरी सीटें हैं ना। नहीं दोनों, अरे लड़ेंगे तो एक ही ना, कहा है आप परेशान, लड़ेंगे तो एक ही। अब आपको देखो कोई खबर नहीं मिल रही विपक्ष की, आपको खबर नहीं दिखाई दे रही कि दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सुनिए दिलीप घोष सुनिए ना। अब सवाल जवाब, सवाल भी पूछेंगे तो जवाब भी तो सुनेंगे ना। आप सवाल पूछेंगे जवाब ही नहीं सुनेंगे तो कैसे सवाल का मतलब होगा? मैंने पूरा आपको मौका दिया, आपने जो लॉजिक दिया वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा है। सिंपल सी बात, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़ने वाले बहुत हैं। अरे तो लड़े ना सर, अलग अलग सीटों से लड़े, आपस में काहे लड़ रहे हैं? अच्छा लगता है, एम्बैरेसमेंट होता है ना, आपस में एम्बैरेसमेंट होता है ना आपकी पार्टी का। आप सुन लिया ना,
अरे भाई आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। वो आपको लग रहा है एक ही व्यक्ति लड़ेगा और धमाके के साथ लड़ेगा और जनता लड़ाएगी और जीत के आएंगे। नाम सुन बता लीजिए दीजिए। आप कान खोल के, और भारतीय जनता पार्टी, नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता, किसका नाम बता दी? रुचिवीरा जी कौन लड़ रही है वहां से, आप क्यों परेशान है? आप एसटी हसन एक ऐसा क्यों कह रहे रुचिवीरा हैं? और जी लड़ रामपुर रही से है कौन? अच्छा मुरादाबाद ठीक है, से। ठीक है, अरे रुचिवीरा यार, जी रामपुर से। अरे आपको क्या दिक्कत है? अब सुनिए मेरी बात। अरे रामपुर एक से। सवाल, अरे सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा 10 मिनट बाद। क्यों? लड़ रहे हैं वहां आप पे, बताइए ना, रामपुर से कौन लड़ रहा नदवी है? साहब लड़ रहे हैं, जबरदस्ती आप परेशान है। अरे मेरे कहा नदवी साहब लड़ रहे हैं ना, आप क्यों परेशान है? हम तो कह रहे हैं आप पूछे, आप बताइए। तो आप मोहिबुल्लाह जी भारतीय क्यों जनता पहुंचे पार्टी वहां से पर? पूछेगा कि उनके अरे यार, अरे मेरी बहुत बात में, परेशान है। नदवी साहब लड़ेंगे, आप क्यों परेशान है? थोड़ी देर बाद 5 बजे आपको पता चल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये, आप डर रही है बीजेपी से पूछने से। सवाल ये है कि दिलीप घोष ने क्या बोला दीदी के बारे में। सवाल ये है, उसके बारे में आप इधर तो डाइवर्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि दिलीप घोष, एक सेकंड, फिर आप थामा चिल्लाने लगे। दिक्कत है कि ये आप कल जनता की के खबर मुद्दों पे थी, नहीं कल उठाने उस देंगे। पर बहस हो अरे गई है। आपको तो कल उस पर बहस हो गई है। मेरा नाम रुबिका नहीं हुई लियाकत है सर। नहीं हुई है। क्या बीजेपी ने क्या मैं क्या सवाल क्या- पूछने बीजेपी से ने नहीं क्या बोला? कतराती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, एक मिनट महिला रुकिए, के एक मिनट बारे रुकिए, में एक मिनट कोई रुकिए, कुछ एक भी मिनट बोलेगा, रुकिए। नोटिस बीजेपी जारी ने- करना बीजेपी पड़ ने गया क्या बोला? पार्टी दिलीप को। घोष को पार्टी से निकालेंगे। पार्टी को सुनिए, नोटिस सुनिए, जारी दिलीप करना घोष पड़ को गया पार्टी से है। निकालेंगे। समझ नहीं, गया? नहीं नहीं, मैं कोई जेपी नड्डा हूँ जो आपको बताऊं? सम्राट चौधरी को हटा दिया। मुझे ये जो पिता बताइए, पुत्री जिस के बारे टॉपिक में पर बता रहे आपको थे, बुलाया सम्राट है, चौधरी उस को हटाया। टॉपिक पर बात अरे कीजिए। रुबिका जी, आप भी, भदौरिया जी, रुबिका जिस आप टॉपिक पर चिल्लाइए बुलाया मत, है, रुबिका उस जी टॉपिक चिल्लाइए पर मत, बात आप बचाना चाहती कीजिए। हैं। मैं बहुत आप मोहब्बत से चिल्लाइए आपसे मत, बात मुझे कर बोलने रही हूँ। दीजिए। मैं मैं नहीं अपनी चिल्ला बात रही कह हूँ, रहा आप मेरी हूँ। बात मैं अपनी सुनिए। बात कह रहा हूँ, आपको आप बहुत बोलने नहीं अच्छे दे से रही हैं। पता था जनता देख कि रही है आज कि आप रनिंग नोटिफिकेशन कमेंट्री पर कर रही मैं हैं, डिबेट जनता करने देख रही वाली है, हूँ रनिंग कमेंट्री और मैंने कर रही है, पहले ये रनिंग टॉपिक आप तक कमेंट्री, पहुंचा रनिंग दिया था। कमेंट्री। अगर जनता आपको इस सुन टॉपिक लीजिए, पर बात नहीं ये देखिए करनी थी, रनिंग यू आर कमेंट्री, फ्री टू मुझे कुछ नॉट नहीं फंसा, ज्वाइन मैं माई बोलना शो। चाहता हूँ, आप बोलने लेकिन नहीं इस दे रही, तरीके क्योंकि से आप आप चाह अपने रही हैं हिसाब का एजेंडा डिबेट नहीं चलाना, करेंगे, एजेंडा मैं नहीं बिल्कुल चल नहीं पा करने रहा दूंगी। है। एजेंडा आपसे नहीं चल बेहतर पाएगा जीत सकती हूँ, आपका, आपसे आप बेहतर चिल्लाइए, लगातार बोल एजेंडा सकती नहीं हूँ। चलने दूंगा आपका। सुनिए, आपका एजेंडा नहीं यहाँ पर नहीं चलेगा आपका। मैं कि सवाल पूछ रहा हूँ, आप आपको भी जवाब अपने दे- दो एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए यहाँ पर दूसरी चीज को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ और ताल ठोक के कह रही हूँ, जो घोष बाबू ने किया है उस पर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं यहां उसका साथ देने के लिए नहीं बैठी हूं, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन आज नोटिफिकेशन पर बहस करने के लिए मैं आई हूं। सम्राट चौधरी पे क्या सुप्रिया कार्रवाई श्रीवास्तव हुई? बात कीजिए सम्राट ना। चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? मैं सम्राट इस पर चौधरी पे डिबेट क्या कर ही नहीं कार्रवाई रही हुई? हूं। सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई मैं हुई? इस जब पर पिता डिबेट पुत्री नहीं के कर बारे रही में हूं, कह रहा अनुराग था, भदौरिया। आप भी प्लीज यू पुत्री बेटर हैं, बिहेव आप भी योरसेल्फ। अपने पिताजी को बहुत प्यार You करती better हैं। behave अगर कोई yourself। बेटा, कोई मैं जिस बेटा मसले नहीं, पर कोई बात नहीं, कर रही हूं कोई उस पर बाप बात अपनी कीजिए। बेटी को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूं उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूं। के संस्कृति संस्कार नहीं है कि पिता पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं सवाल पूछने मरहूम से तक नहीं डरेंगी। जाना चाह रही ये हूँ। तो मैंने पहली ये बार मुलायम देखा सिंह भाई, यादव कि थे आप सवाल पूछने जो से कहते थे डरेंगी, लड़के भारतीय हैं, जनता पार्टी से गलती कि हो पिता गई, पुत्री रेप के बारे करने में के सम्राट बाद चौधरी मुझे मत एक याद DCM दिलाइए। बिहार का बोल और रहा है, अगर मैंने और आप गड़े फिर मुर्दे निकाल उखाड़ना रहे हैं, शुरू तो किया ना, इस्तीफा बहुत मांगिए, दिक्कत में आ उसी जाएंगे का आप। इस्तीफा मांगिए समझ गए? आज आप बड़ी इस्तीफा बड़ी बातें कर रहे हैं आप आप। भी एक बेटी हैं, खुले मांगिए मन से इस्तीफा। किसने कहा था मांगिए लड़के हैं, लड़कों से इस्तीफा। गलती हो मांगिए जाती है? इस्तीफा, हिम्मत है तो बताइए मांगिए आप, इस्तीफा। नहीं मांग किसने पाएंगे कहा था? आप नहीं मांग आपने पाएंगे। मांगा था आप मुलायम एक सिंह बेटी यादव हैं, से उस मांगिए वक्त इस्तीफा। मांगिए इस्तीफा आप सम्राट चौधरी से, अपना जो करेंगे कहता है कि तब किडनी देने के चुप्पी बदले में साधेंगे, किडनी दी गई है। और कोई ये और रिश्ता करेगा होता है तो बेटा यहाँ पुत्री। डिबेट को डिरेल बेटा करने की पुत्री कोशिश का करेंगे। रिश्ता। अब कोई शांत इस हो तरह से बात जाइए। करेगा, अजय हिंदुस्तान आलोक के जी, संस्कृति संस्कार अजय नहीं आलोक है। जी, आप नहीं मान पूरे पाएंगे मसले को इस्तीफा। कैसे मांगिए डिरेल सम्राट किया चौधरी जाता का है, इस्तीफा। ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज। ठीक है अजय आलोक जी। देखिए रुबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है, इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए फंस बहन जाएंगे बेटियों ना। के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा।
टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए अरे भैया, टॉपिक लाना सुनिए, पड़ेगा। सुनिए ना, आपका सुनिए, नेता सुनिए बोलेगा ना, कि नहीं नहीं कहां किस किस रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने आजम खान के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया बस एक सबने इस तरह से अनुराग बराबर भदौरिया कर एक दिया, सेकंड इसके फायदा क्या है? अनुराग भदौरिया आप एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए हैं। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत तेरे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी, ठीक है? अब नहीं, मैंने पूछ लिया जो जवाब जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू। हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक नहीं दिखाऊंगी सर, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना जायज है, क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की, कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, टिकट लौटा दे रहे हैं। हाँ? प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है, अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। नहीं शायद अजय आलोक, अखिलेश की लीडरशिप को मल्टीपल यही चैलेंजेस वजह मिल रहे है हैं कि वो अपने इस दुखती रग को छुपाने के लिए आज दूसरे मसले पर बात कर रहे हैं। वो तो कोशिश करेंगे ना कि जो फजीयत हुई है उस फजीयत स्वाभाविक पर है। डिस्कशन ना हो। अंडरस्टैंडेबल है ये मामला, है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है रूबिका, बिल्कुल 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 स्वाभाविक है कि इस बात पे वो नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन नहीं बात करने से क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह के राजनीति नहीं की जाती है कि ऑस्ट्रिच की तरह बालू में मुंडी घुसा लिया कि तूफान आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। अरे ये सुनामी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं, ये साफ हो जाएंगे यूपी बिहार में, पंजाब महाराष्ट्र में, कहीं नहीं रहने वाले। ऑलराइट, और इनकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। हम तो चाहते हैं कि नहीं, कंफ्यूजन और एक बढ़े, सवाल हमारा एक दूसरे को मारेंगे। 370 को लेकर भी था। अनुराग भदौरिया रुक जाइए ना, अब मेरे 3 और मेहमान हैं, रुक जाइए। मुस्कुरा रहे हैं, अभी बहू बेटी का दर्द आपके कहाँ चला गया? अब मुस्कुरा रहे हैं। रनिंग कमेंट्री चल रही थी। हाँ, क्यों नहीं करूंगी? अच्छा बताइए, बीजेपी क्योंकि बोलता है आप तो मेरे रनिंग ऊपर आरोप कमेंट्री लगा क्यों रहे नहीं थे, करती आप मेरे ऊपर मेरे आरोप साथ लगा रहे रनिंग थे, कमेंट्री क्यों भाई? मेरे ऊपर आरोप मैं लगा रहे आरोप क्यों थे लगा? मैं और तो मैं कह रहा हूँ, करूंगी मैं रनिंग तो आपके को। हक मेरे की बात ऊपर कर आरोप रहा था। लगाएंगे, मैं मैंने आपको कहा छोड़ूंगी? बेटी के लिए, बेटी आप के मुझे रिश्ते छेड़ेंगे, चालू मैं हो आपको गया उसने, छोड़ूंगी, इसलिए कतई मैंने नहीं आपके सामने छोड़ूंगी। आवाज उठाई। आप खुद एक अब मैं बेटी हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता इसलिए हमारे मैंने साथ आवाज जुड़े हैं उठाई है। उनका रुख करती हूँ। सर, एक बड़ा सवाल तो वहां बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस, सुबोध जी, अपनी सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी ये चाह रही है कि वो सीटें जो चाह रही है उस पर आरजेडी के प्रत्याशी जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो लड़े। ये स्थिति अभी भी आज की तारीख में बनी हुई है। मेरा सीधा सवाल है, अगर आपस में आप लड़ेंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? सुबोध जी। रूपका जी, देखिए, बहुत अच्छे से तालमेल हमारा कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लेट हो रही है, कल तक ये सारा फाइनल हो जाएगा। जहां तक बात रही, आप कह रही हैं कि आगे का कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है, तो देखिए ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम लोग डिबेट डाइसेंट के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं और कल तक संभवतः 24 घंटे के अंदर हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग आपके सामने होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा सेट होना चाहिए था इलेक्शन 2024 का, आम जनरल इलेक्शन का, वो एजेंडा ही नहीं है। पूरे भारत में ही ले लीजिए, लगता ही नहीं है कि जो वोटर है वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। डीमोटिवेशन इसलिए है क्योंकि जो पढ़ाई का एजेंडा हो, दवाई का एजेंडा हो, फार्मिंग का एजेंडा हो, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा हो, इस एजेंडे पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे पे नहीं हो रहा है। एजेंडा इनका सिर्फ एक है कि स्वर्ग और नरक की, जैसे अभी आलोक भाई बात कर रहे थे, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, इसी तरीके का एजेंडा सेट करके ये इलेक्शन आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एजेंडा डेवलपमेंटल मॉडल का एजेंडा है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर बिहार में आगे बढ़े हैं, बिहार की महान जनता ने हमें समर्थन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर संविधान के निर्माताओं के मूल्य को जो छिन्न भिन्न किया है इन लोगों ने, चाहे वो कल्याणकारी राज्य की योजना हो, चाहे आरक्षण की नीति हो, एजेंडा सेट किया है सर, उस एजेंडे पर आपको लग रहा है कि वोटर वोट करने वाला है। सतीश जी भी हमारे साथ ये मौजूद है। अजय जी, एक सेकंड, मैं पहले सारे मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क देना चाहती हूँ, ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। उसके बाद सुबोध जी, एक बार आपकी इजाजत से
एक बार मैं बाकी सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सतीश जी, वो जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि जो चैलेंजर हो जाता, चुनौती देने वाला होता है, वो 24 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी खत्म कर देता है। ये तो एक सीट का एडजस्टमेंट तक नहीं कर पाए, अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए। वो लोग तो होली खेल रहे हैं दिल्ली में, आरजेडी के नेतागण, पूरा लालू परिवार दिल्ली में होली खेल रहा है। सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, सुनिए मेरी बात। बीजेपी का इनका जो है एजेंडा विधानसभा चुनाव है, हमको नहीं लगता इनको लोकसभा से कोई लेना देना है, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। यही चीज आपको कई जगह दिखेगी, अदृश्य शक्तियां बहुत हावी हैं। कोई एक एक जगह से दो आदमी आ जा रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, वो भट जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा में भी नहीं है 5 अदृश्य शक्तियां, क्या बहुत सारे के काम होते हैं ना पॉलिटिक्स में, कैसे कैसे चलता है आप समझ रहे ना, क्या क्या होता है। आजकल देखिए सब कुछ हो गया लेन देन, गिव एंड टेक, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, उसके आधार पर चीजें होती हैं। हम कोई बयान भी देते हैं, हाँ। तो हम भी सोच समझ के देते हैं कि इससे आपका फायदा कराना है, आपका घाटा कराना है। गिव एंड टेक पर चल रहा है सारा मामला। तो ये बयान से लेके सीट से लेकर के और इधर से छड़पा छड़पी जो चल रहा है, तो इससे तो ज्यादा देखिए भाजपा से भी कुछ लोग आए हैं इधर कांग्रेस में, हाँ। लेकिन ये छड़पा छड़पी तो ज्यादा INDIA में पता ही नहीं चल रहा है कि ये बिहार में गठबंधन है कि नहीं। महाराष्ट्र का अभी तक अटका हुआ है। ओके। पहले फेज का आप चुनाव पर आज निर्णय ले रही हैं, अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश का है चाहे बिहार का है, हाँ। अभी क्लैरिटी है क्या? चुनाव राजस्थान में भी है पहले फेज में, जैसा मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, पूरा तमिलनाडु है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास पर ये भारतीय जनता पार्टी को आप थोड़ा सा एक जगह दोगे ना, तो पूरा जगह कब्जा कर लेंगे। ये तो आपको लड़ने भी नहीं देंगे, और लड़ने तो वो आपको लड़ाते रहेंगे। अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो आजम खान का क्या हुआ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तो उनके पास खबर नहीं है। तो खबर क्या है? देखिए समाजवादी पार्टी से 2 लोग पहुंचे, अरे भैया वो आपको पता चल जाएगा अभी आधे घंटे में, वो हमारी स्ट्रेटेजी आप कैसे जानेंगे। रामपुर से तो अरे भाई अपना बताओ ना, आपके यहाँ तो चुनाव लड़ने से मना कर देते पहले ही, भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे भैया, हम सरेंडर हैं। और जिनको आप दे देते हैं वो उसके बाद कहते हैं नहीं भैया मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो वो ऐसे लौटा देते हैं। तो अपनी बात करो ना। लेकिन ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है क्या? मुद्दा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों और महिलाओं का अपमान लगातार करते आ रहे हैं, इसमें चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता। अब सम्राट चौधरी जो बात कही है, एक पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। एक पुत्री को किस तरह से पिता पाल के बड़ा करता है। आपने देखा हो, पिता खुद पैदल चलता है, अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा में या स्कूटी में अपनी स्कूल छोड़ता है। वो बेटी बड़ी होकर अगर अपने पिताजी की मदद करती है तो क्या लेन देन हो गया? ये रिश्ता लेन देन का कहलाएगा? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता की होगी, और कोई इस्तीफा भी नहीं देगा, और उसके बाद बीजेपी बोलेगी भी नहीं। इसी तरह से दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री है। अब मैंने पूरा बोलने का मौका दे दिया आपको। क्या बोला उन्होंने बताइए? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई कर सकता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। के लिए बोलेंगे बढ़िए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। मंडी में भाव पूछिए आप। हाँ, अब मैं बोलूं, मैं जवाब दूं? हाँ बोले। जवाब दूं मैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, जो ये हुआ गलत है, मेरी हिम्मत है कहने की गलत है। उन्होंने इसमें माफी मांगी, डिलीट भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे क्या विक्रम नहीं कहेंगे क्या सम्राट चौधरी ने गलत किया? बोलिए कहें। हम तो कहते हैं सुप्रिया सिन्नेत के अगर ट्विटर हैंडल से हुआ तो गलत है। सर सुन लिया आपको मैंने, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बार बार वही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे। ठीक है, सुबोध कुमार मेहता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल दीजिए। उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और राष्ट्रीय लोकमंच के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, सुबोध कांत मेहता। देखिए रुचिका जी, भारतीय जनता पार्टी हार को देखते हुए अनर्गल बयानें करती है, जैसे कि अभी जो है सतीश केसिंग जी कह रहे थे कि इनके पास क्या है। देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अगर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी अलायंस मजबूती के साथ चल रही है, कुछ दिखते हैं वो सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए 402 टिकट का अनाउंसमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 402 टिकट में 238 टिकट सिर्फ जो है उन लोगों को दिया है जो कि समाज में मात्र 10% लोग हैं।
जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ये बहुजन समाज है। बहुजन समाज में इनका जो है सिर्फ वोट लेने का काम किया। महिलाओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। अब बात ये मंडी का करते हैं, बिहार में एक महिलाओं का नहीं दिया है, पूरे भारत में मुस्लिम को नहीं देते ये लोग टिकट। तो आप ये बता दीजिए हमको कि ये तो जो है सेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। ये पॉलिटिक्स, इस तरीके का पॉलिटिक्स जो है संविधान ये में बहुत इस बढ़िया तरीके का आपका मुद्दा प्रावधान ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ये बहुत बढ़िया मुद्दा है कि सेक्टोरियल ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों को एक को वोट इन्होंने नहीं दिया है। बनाइए ना इसको मुद्दा, क्यों नहीं बना पा रहे? हाँ, टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, आप बनाइए ना। हम तो मुद्दा क्यों नहीं बना पाते? देखिए, आप तो मैं क्या कह रही हूँ सुबह जी, एक देखिए, सेकंड, सम्राट चौधरी, आप समझदार व्यक्ति नजर आ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप लोग आपस में ही भिड़ेंगे तो अजय आलोक से कैसे लड़ेंगे? एक बहुत सिंपल सा पॉइंटेड सवाल है, बनाइए मुद्दा कि क्यों मुसलमानों को बीजेपी जो है टिकट नहीं दे रही है। बनाइए मुद्दा कि क्यों आपस में काट रही है, मार रही है, या जो भी आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, बनाइए तो सही ना, जमीन पर लगे तो सही कि मुद्दा है। अरे देखिए, सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है इसी बात को दोहराया है उन्होंने। जो महिलाओं के ऊपर जो अनर्गल बातें किया है उन्होंने, वो महिलाओं को क्या दर्शाता है, भाजपा ये बता रही है किस तरीके से। सर, वो नहीं हो पाया, क्यों आप लोग जमीन पर इसी आप आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो मुद्दा ही नहीं बना पा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सुबोध जी, अब एक सेकंड, हमारा मुद्दा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का है। अब देखिए, अब आपने अभी गोल पोस्ट कर दिया, चेंज। कभी कह रहे हैं ये है, कभी कह रहे हैं वो, अभी कह रहे थे कास्ट पॉलिटिक्स, अभी फिर आप कह रहे हैं डेवलपमेंटल। आप डिसाइड कीजिए ना। अजय आलोक, अरे डेवलपमेंट और कास्ट में आप अंतर क्या समझते हैं? सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं ना सुबोध जी, ऐसा लग रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूं और आप लोग बड़े से क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं। आप दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग लेक्चर दे रहे हैं। आपके पास टाइम है लेक्चर देने का? अरे रणनीति पर बात कीजिए ना अजय आलोक। अभी देखिए पहले ओके सुबोध जी आ रही हूँ। सुबोध जी अभी सुबोध जी ने भी बहुत बात कही, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स तो कास्ट पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है, बड़ा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कर रही है आरजेडी। देखिए तो परिवार का कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एक बेटी छपरा से लड़ेगी, दूसरी बेटी लड़ेगी पाटलिपुत्रा से, परिवार का डेवलपमेंट है। एक पुत्र डिप्टी सीएम है, दूसरा पुत्र मंत्री था। डेवलपमेंट भाई आपने तो अडानी लालू परिवार के परिवार में 11 आदमी, नहीं एक मिनट, एक सुबोध जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। लालू परिवार में कुल आदमी 11 में 6 राजनीति में पदों पर, बहुत अच्छा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। बाकी बिहार में तो यादव है ही नहीं ना। यादव तो सिर्फ एक ही परिवार के हैं, लालू परिवार के बिहार में, और यादव दूसरे परिवार में है उत्तर प्रदेश में सपा में। भतीजे को लड़ाना चाहते हैं रामपुर, उसके लिए आजम खान तैयार नहीं है, तो इसीलिए अखिलेश और आजम खान की ठन गई है। अखिलेश चाहते थे, आजम चाहते हैं कि अखिलेश खुद लड़े, अखिलेश मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, किसी सीट पर लड़ने की ताकत नहीं बची है। अरे और तो और मैनपुरी से भी नहीं लड़ना चाहते हैं भाई। तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? आप खुद इतने डिसऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपका मनोबल टूट चुका है, जनता आपके साथ है नहीं। जनता देख रही है भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, मोदी जी कैसे आगे ले जा रहे हैं। उसमें बीच में आप लोग झूठ मूठ का इधर उधर, कभी धर्म, कभी इसका टीका, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। पता दिया आपको 14 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान। इनको तो लेक्चर दे दिया, पर ये बताइए 370 जो आप कह रहे हैं वो लाएंगे कहाँ से भाई? आप तो अपने जिसे कहते हैं ना बेस्ट जेनिथ पर पहुंच चुके हैं। अब वहां से और कौन कितना ऊपर जाएगा? कहां से आ रही है वो सीटें? मेरे ख्याल से 70 के ऊपर एक्स्ट्रा सीटें चाहिए अगर आपको उस बेंचमार्क पर पहुंचना है। तो कहां से आएंगी सीटें? मैं तो आपको ऐसे ही जुड़वा दूंगा, 70 से ऊपर कहां में आएंगे। यूपी में हम 62 हैं, हम 15 सीटें और बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में। बिहार में हम सेम के सेम रिपीट करेंगे। बंगाल में हमारी कम से कम 12 सीटें और बढ़ेंगी, हम 30 से 35 के बीच में रहेंगे बंगाल में। तो 15-15, 30 तो यहीं से बढ़ गई। उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, 4-5 सीटें बढ़ेंगी। पूरा का पूरा दक्षिण में हर राज्य में हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। हाँ। अरे 400 बहुत कम है रूपिका जी, सरप्राइज मत होइएगा अगर 450 पहुंच जाए तो। हाँ, मतलब 400 तो है ही है। हाँ। 450 पहुंच जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। ओके, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं और राष्ट्रीय लोकमंच के माधव आनंद भी बने हुए। माधव आनंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद हर्षवर्धन जी आपका रुख करेंगे। रूबिका जी देखिए, पूरा विपक्ष कंफ्यूज है, और कंफ्यूज ही नहीं, एक फ्यूज बल्ब की तरह है। जिस तरह फ्यूज बल्ब में कोई रोशनी नहीं होता है, उसी तरह विपक्ष में कहीं रोशनी दिखाई ही नहीं पड़ रही है। जनता में कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन पार्टी में आप लगातार देख रहे हैं, अनुराग भदौरिया से आप क्या पूछ रहे हैं, उनके चेहरे के अगर हाव भाव को आप देखेंगे तो वह भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यानी कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, फ्यूज्ड बल्ब के तरह है, और लगातार ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं।
एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा एकजुट है। हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है, न मनभेद है। एक स्वर से हम लोग लगातार जो है सो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। न इनकी नीति है, न नियति है, न इनके पास नेता है। और जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि देश हित में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना तय है। और जनता इस बात को आशीर्वाद के रूप में देने का काम करेगी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यह आपको भी पता चल जाएगा। जी बताइए रूपिका जी, कुछ कर रही हैं आपकी सीट से अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं? रूपिका जी, आपकी सीट से अब तक उम्मीदवार क्यों नहीं? उसका ऐलान क्यों नहीं? मेरे सीट से तो हम लोग जो एनडीए के घटक दल हैं, हमारी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक सीट हम लोगों को गठबंधन के तरफ से मिला है कि गठबंधन में स्वाभाविक है, जब कुनबा बढ़ता है तो सबको त्याग करने की आवश्यकता होती है। जब चाचा नीतीश कुमार जी गठबंधन में आ गए तो स्वाभाविक था सभी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ा। तो चिराग जी को भी त्याग करना पड़ा, हम लोग को भी त्याग करना पड़ा। बस आंखों में आंसू नहीं आ रही है, गजब की त्याग भावना है। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे एक सेकंड, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया को जो मुद्दा उठाना चाहिए वो उठाया नहीं जा रहा है। अगर मीडिया वाकई सुप्रिया श्रीनेत वाला, कंगना रनौत को मुद्दा उठा लेती तो कहते देखिए आप वही मुद्दा उठा रहे हैं। ये बाकी जो सारे बयानबाजी करते हुए, नरगल बयानबाजी करते हुए बाद में आए ना, ये मुद्दा बनता, लेकिन शुरुआत किसने की है? क्या मीडिया पर आरोप लगा देने से चुनाव जीत लेगी विपक्ष की ये तमाम पार्टियां? रूपिका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर आज आप डेवलपमेंट, इकोनॉमी इस पर बात करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट वो जीडीपी का 1.2% रह गया है। अब मैं नहीं जानता हूं कि इस पे जो भी नेतागण लोग हैं इनमें से कोई बात करने की इच्छा रखेंगे क्या। जीडीपी का 1.2% ये रिकॉर्ड लो है। मतलब अगर हम कहें कि चालू खाते का घाटा इतना बढ़िया हो गया है और एफडीआई भी रिकॉर्ड पर चला गया है, ये 2 खबरें हैं जो इकोनॉमी के लेवल पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बात हो। अगर कोई अभी बात करने लगेगा कि इस देश में जो अगर 2014 से अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे तो अनुराग भदौरिया फिर कुछ और बताने लगेंगे या दूसरे कुछ और बताने लगेंगे। जवाब दूंगा। लेकिन क्योंकि आपने जो विषय रखा है, ये पूरी तरह से आज का राजनीतिक विषय है। आज नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण का, और देखिए कोई कुछ भी कहे लेकिन जनता को दिख रहा है किस तरह से रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तक तय करने की स्थिति में नहीं। जनता को दिख रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम, संजय राउत, वंचित बहुजन अघाड़ी वो लड़ रहे हैं। जनता को दिख रहा है कि कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू चले आते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील और डॉक्टर हर्षवर्धन, इसी मसले पर अब मैं इस डिबेट को आगे ले जाना चाहती हूँ। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए तैयार रहिएगा। अनुराग भदौरिया, वापस वही रट्टा मत मारिएगा, जनता सब देख रही है, जानती है, रिकॉर्ड भी करती है। आज नामांकन पहले फेज को लेकर पूरा हो चुका है। कुछ सीटों पर बिहार में चूंकि एक दिन और अतिरिक्त दिया गया है, वो कल तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई वो उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर 2 सीटों पर, मुरादाबाद में और रामपुर में, समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार वहां पर पहुंच गए। मतलब कश्मकश का दौर बड़ा लंबा चला और अभी भी रामपुर की सीट पर फाइनल कौन उम्मीदवार है ये पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। सवाल यह है कि अगर आपस में ही पार्टियां लड़ती रहेंगी तो फिर आप कैसे ये जो बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है उसे काउंटर करेंगे या फिर उसे तोड़ पाएंगे उस सपने को। इस सीधे से सवाल पर आज डिबेट कर रहे हैं सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। अजय आलोक आपको दिखाई दे रहे हैं, सुबोध जी आरजेडी से आपको दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अनुराग भदौरिया जी और माधव आनंद जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ, अनुराग जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, फिर जवाब दे दीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे पूछ रहे थे कि एक ही सीट पर इस तरीके की जब कश्मकश दिखती है अच्छा मैसेज नहीं जाता है। देखिए हर्षवर्धन जी जो सवाल पूछा वो भूल गए, भारतीय जनता पार्टी से पूछना। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एमपी आ रहे हैं। राहुल कसाना तो एमपी राजस्थान के हैं,
उन्होंने भी तो विपक्ष कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उस बारे में चुप्पी साध गए। यहाँ पारस पासवान जी कहते हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, चिराग पासवान कहते हैं हम लड़ेंगे, उनका झगड़ा नहीं सुलट रहा, उस पर मैं क्या बोलेंगे? उस पर तो आप बोलोगे नहीं। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, अच्छी बात की। देश के ऊपर में 2,05,000 करोड़ का कर्जा है, माने हमारी कुल जीडीपी का कितना परसेंट हो गया? 85%। मतलब 15% अगर हम 4-5 साल और रुक जाएं, 7-8 साल, तो हमारी जीडीपी हमारा कर्जा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2014 में 2014 से लेकर 2025 तक 280%। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? 280%। अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब। 280%। मेरी बात सुनिए, 280% हमारा पूरा अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ी है। अरबपतियों की संपत्ति, मैं पूरी बात करूं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। अरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे बोले दीजिए, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब मैं बोल लूं, आप चुप रहिए। मैंने कहा यहाँ पे पूरा 280% हमारे और देश की, अरे बोले दो यार मुझे, ये देखो यार, तो चुप कराओ आप। अच्छा बताइए कितनी संपत्ति बढ़ी है यहाँ पे? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? मैं देश को डाटा देना चाहता हूँ और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देश को डाटा नहीं देना चाहते, उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं। 280%, 280%। उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है, 280% उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है। देश की कितनी बढ़ी है? मात्र 10% 10 सालों में। इसमें कौन देगा? बिलियनियर। 214 में 100 बिलियनियर थे, अब कितने हो गए? 186। और गरीबी की हालत क्या है कि हम देश के पूरे, हम 142 देश में, हम 142 नंबर पे आते हैं पर कैपिटल इनकम में। हमको आना चाहिए था कहां पे? आपको उन्नति करना था, देश को लेके आते, देश को आगे बढ़ा के, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी, अच्छा मुझे ये बताइए, बीजेपी की जो आप पकड़े रहते हो लगाम, वो छोड़िए, थोड़ी चश्मा उतार के देखिए क्या हालत है किसानों की, क्या हालत है महिलाओं की, क्या हालत है युवाओं की, क्या हालत है छात्रों की, क्यों छात्रों का पेपर लीक होता है, क्यों लाठी बारिश होती है उनपे, क्यों यहाँ पे बेरोजगारी में आत्महत्या करता है, उसके ऊपर आप नहीं बोलते त्रिपाठी जी? आपकी जीभ क्यों कम जाती है? आप तो कहते हो पत्रकार हैं, लेकिन सवाल पूछोगे विपक्ष से। भदौरिया जी, हाँ, आपने कहा जीडीपी हिंदुस्तान की जो है उस पर कर्ज जो है उसका रेशियो बड़ा खराब चल रहा है ना? कितना है? 85% है, 81-85% है ना? बिल्कुल है। आप बताइए देश में कर्जा कितना हो गया? पहले कितना था? नहीं, 2014 में कितना था? सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। 10 साल में कितना हो गया? 150 लाख करोड़ बढ़ गया। और आप कह रहे बात नहीं करेंगे? जीडीपी का साइज बढ़ गया है ना? आप लोग कॉमन सेंस तो रखिए ना, जीडीपी का साइज भी तो बड़ा है ना। अमेरिका की जीडीपी कितनी है? अच्छा, इसके मतलब कर्जा भी बढ़ जाएगा? हाँ, इसके मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। अरे सर छोड़ दीजिए, आप बहुत बुरे स्टूडेंट हैं। सवाल पूछा है आपने? जापान मतलब आपने क्या सवाल पूछा है? डेवलप नेशन है, 239% लोन है, ये भी नहीं मालूम है आपको? कर्जा बढ़ा है। अमेरिका, कौन है जिम्मेदार इसका बताइए? 137% लोन है जीडीपी। 1,40,000 का नहीं, 1 लाख करीब, सुनिए 1,14,000 का कर्जा अपने सर पर लेकर घूम रहा है देश का व्यक्ति। कौन है जिम्मेदार बताइए? कौन है जिम्मेदार बताइए? फ्रांस, पता है आपको? डेवलपमेंट तो फ्रांस के बारे में सुना है? उसकी जीडीपी जानते हो? उस पर लिया गया कर्ज जानते हैं? थोड़ा होमवर्क कीजिए। 160%। ऐसे तो आप कहोगे ब्राजील से, सुनिए ऐसे आप कहोगे, सुनिए 160%। मेरी बात सुनिए, फ्रांस की पर आप क्या हिंदुस्तान की यहाँ पे अच्छा ये बताइए इकोनॉमिक्स दे रहे हैं? ओके, हो गया सर। अच्छा, फ्रांस की फ्रांस की पर कैपिटल इनकम क्या है? एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या है? मैं आगे बढ़ूंगी, फिर आप दूसरा लेकर आएंगे, फिर मैं दूसरा देश लाऊंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या है? रूबिका जी भाग रही हैं, आप भागते रहेंगे, भाग रही हैं, आप भागेंगे। फ्रांस की व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम क्या सुनिए है? मेरी बात, हमारे सुनिए। देश की पर अरे कैपिटल इनकम क्या भाई, व्यक्ति की बताइए? पॉपुलेशन भी तो देख लीजिए ना फ्रांस बताइए, की। चलिए डिबेट हो जाए इसी पे। हाँ, वही डिबेट कर रही हूँ। फ्रांस की पॉपुलेशन देखिए, ऊपर कहाँ जा रहे हैं, उछल कहाँ है? फ्रांस में, ब्राजील में, अमेरिका में फ्रांस की पॉपुलेशन, पर कैपिटल इनकम अमेरिका की और हमारे देश की पॉपुलेशन पर और कैपिटल देश इनकम की क्या है? पॉपुलेशन। किसान मात्र आप 27 रुपए कमा रहा है, एक दिन में मात्र 27 रुपए किसान कमाता है, और आप तुलना अमेरिका से कर रहे हैं। मतलब यही नहीं, आदमी आप उससे डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं ना। जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चूंकि विपक्ष है, कहीं भी आवाज उठानी है, कहीं भी ढिंडोरा पीटना है। सतीश जी, देखिए सवाल ये है कि कैसे आप लोग डेटा और परसेंटेज और इस सब पर आधार पर, वो जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा उनका डेटा, तो इस तरह के डेटा में आप भी फंस रही हैं, उनको भी फंसा रही हैं, वो फंसे ही हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। आप भले नहीं हो, आपको तो ये देना पड़ रहा हो,
तो ये ऐसे तो इनकी पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। मुद्दा ये है, अगर इनको उठाना था, हम लोग कोई प्रवक्ता तो है नहीं ना, उठाना चाहिए कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है उसकी बात करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। क्या फिर वो आप देखिए उसकी बात करनी चाहिए। जो एक और बहुत बड़े न्यायविद इकोनॉमी वाले बोले हैं उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ स्टूडियो में बात करने से थोड़ी काम चलेगा। पहले तो मुरादाबाद और रामपुर के कैंडिडेट से तो बचना है ना, या फिर बिहार में लोग जो है कैंडिडेट तो डिसाइड कर लें। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए रूबिका, ये चुनाव अब तक जो आप आरंभ प्रचंड क्या कह रही हैं, अब तक तो यही लग रहा है, मतलब ये बोलना पड़ता है, जबकि बोलने का मन नहीं करता, आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है, एकदम बिल्कुल एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। अब बताइए, और सतीश के सिंह को अभी आप, मुझे लगता है बीजेपी के सर्टिफिकेट दे देंगे, सो आप घबराएंगे भी नहीं भदौरिया जी, मुझे मालूम है। अजय आलोक जी, मुझे क्योंकि 1% लोगों के पास 40% की संपत्ति देश की हो, जी मैं अभी ये फिर बोलने लगा। 1% लोगों के पास हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी बोलना है, सुबोध जी को भी बोलना है। हाँ अजय जी, ये पूरे डिबेट में खाली इनका फालतू का प्रवचन सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए, क्या रूबिका जी? आप भी इनको मौका पे मौका दिए जा रही है। तो बताओ ना, जिसको डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इकोनॉमी की बात सिखा रहा है। और आपको बताता हूँ रूबिका जी, भैंस के आगे बीन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है, हम लोगों ने छोड़ दिया। हम जान गए इनको समझा के बुझा के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये उसी दिशा में जाएंगे। इन्होंने एक पट्टी लगाई है घोड़े की तरह, सीधा ही जाना है, परिवारवाद के रास्ते पे जाना है, भ्रष्टाचारी करना है। ये संपत्ति घटने बढ़ने की बात कर रहे थे, ये 8 साल से जो सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश की, संपत्ति घट गई, क्योंकि आप संपत्ति घट गई है। ये इस तरह से बोलने से क्या मतलब है? मतलब जनता का समय जी प्लीज, आपको मैंने बहुत मौका दे दिया, सबने सही बात है, मैंने किसी और को मौका नहीं दिया, आपको दिया है। अब मैं आखिरी टाइम, प्लीज हटाइए। अनुराग जी अब हो गया, मैंने बहुत मौका दे दिया आपको। इनफ इज इनफ। अजय आलोक, इनफ इज इनफ। अजय आलोक, हमारा सिंपल मतलब है ये सब मत कीजिए, नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ, कीप क्वाइट। हाँ, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे जा रहे हैं। हम विकासशील भारत को विकसित भारत में कैसे बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी का मिशन है, हम इसको लेके जा रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या किया है, क्या क्या करेंगे, हमने अपना 10 साल का रोड मैप जनता के सामने रखा है। चाहे वो किसी फील्ड में हो, किसी फील्ड में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, हर चीज़, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, हर चीज़ में एक समृद्ध भारत कैसे बनाना है, वो विजन लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। जनता हमारी बात सुन रही है। अच्छा, ये ऐसा है हमारी क्या? समस्या नहीं है कि इनके नेता इतने महान लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके अजय जी, एक सेकंड। त्रिपाठी जी, ऐसा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक सेकंड। सुबोध जी, हमने तय कर लिया है एजेंडा। अजय भाई जो बोल रहे हैं, हाँ, उसका जवाब दीजिए। देखिए, अजय भाई जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तार्किक बातें नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि गरीबी और अमीरी में खाई पट गई है। स्टैनले का रिपोर्ट 2013 और 14 का रिपोर्ट है, और मॉर्गन का भी रिपोर्ट है कि भाई आने वाले दिनों में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। जहाँ तक बात रही कि पिछले 10 सालों में देखिए किस तरीके से जो है डॉलर गोते खा रहा है, और 83 रुपीज़ पे चला गया। इन्होंने सेल को डिसइन्वेस्ट कर दिया, गेल को कर दिया, ओएनजीसी को कर दिया, LIC को कर दिया, एयरपोर्ट को कर दिया, पानी के जहाज को कर दिया, रोड को कर दिया। तो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट है। और लोन, जैसा कि भदौरिया साहब कह रहे थे, 81% ऑफ द GDP है। GDP का साइज बढ़ा है, लेकिन आप देखिए सिर्फ 5% लोगों के पास इस देश में जो है 95% एसेट है। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ा है मैडम, और 80 करोड़ जनता को 5 अनाज दे रहे हैं ये। तो इससे ही पता चलता है कि हमारा डेवलपमेंटल मॉडल क्या है। जो बात कर रहे हैं अजय आलोक भाई जी, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, GDP बड़ी है, MSP डबल कर देंगे, MSP क्यों नहीं किया? इनइक्वालिटी भी बड़ी है। 2 करोड़ का वादा माधवानंद किया जी, अजय आलोक जी ने। नौकरी कहाँ गई? 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी अभी तक। नौकरी, सुबोध जी आप कह रहे हैं नौकरी इनइक्वालिटी, ठीक है। माधवानंद जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, देखिए, अगर आप अनुराग भदौरिया से अगर आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कुतर्क ही वो करेंगे। जहाँ तक जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे US का उदाहरण दिया आपने, जापान का उदाहरण दिया, यूरोपियन कंट्री का उदाहरण देखिए,
जो कंट्री जितनी विकसित है या डेवलपिंग कंट्रीज है उसका कर्ज उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम करने होते हैं। इन लोगों को अर्थशास्त्र का ABCD का तो ज्ञान नहीं है और अर्थशास्त्र पे भाषण देते हैं। जहां जिस चीज पे अभी चर्चा हो रही है, आपने जैसे गठबंधन की बात कही भाई, ना इनके यहाँ मैथमेटिक्स नजर आ रहा है ना केमिस्ट्री नजर आ रहा है। राजनीति में मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ना मैथमेटिक्स इनके पास है ना केमिस्ट्री है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं रूबिका जी, एक सोशियोलॉजी का टर्म है माइसोचिज्म। आलोक भाई जानते होंगे, माइसोचिज्म मान होता है स्वपीड़न रति, यानी ये फ्यूज्ड बल्ब में भी अगर अपने आप को अगर खुशी पा रहे हैं तो इन लोगों की महानता है। इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है रूबिका जी, भारतवर्ष की जनता ओके, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं डिबेट के आखिरी हिस्से में पहुंच रही हूं। ओके अजय आलोक। मैं सुबोध जी को बस बताना चाहता हूं कि सुबोध जी, पहले आज से 10 साल पहले कर्ज देना कितना मुश्किल काम होता था। आपको पता है, मुद्रा योजना के तहत 26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमने दिया है युवाओं को, सिर्फ अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं। ये स्टार्टअप देश के 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं। और ये जो 26 लाख करोड़ में है ना, इसमें 8 लाख करोड़ जो है, याद रखिएगा, फिर से फिगर दे रहा हूँ, 8 करोड़ नए बिजनेसमैन हैं जो युवा हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सबसे युवाओं आज देश में नौकरी देने लायक नहीं हुआ है? PM स्वनिधि योजना से कितनी महिलाओं को बेनिफिट हुआ है? अभी जो हाल में शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ड्रोन योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, तो ये सब तो इकोनॉमी को बूस्टर इंडेक्स हैं। आज तक कभी लोन मिलता था बैंक से? नहीं, पर कितनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ गई है। और आप लोग हमें इकोनॉमिक्स का ज्ञान देते हैं। अजय जी, ऐसा कब हुआ है कि विकास के मसले पर वोट लिए और दिए गए हों? ऐसा कब हुआ है? क्या इस बार ये होता हुआ दिख रहा है? संक्षेप में सतीश जी और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, किस तरह से कौन मुद्दा पेश करता है, कोई भी मुद्दा को मुद्दा बनाया जा सकता है और कोई भी बड़ा से बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है। आप इसको इस तरह से लीजिए, विकास हो, बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, गुंडागर्दी हो, कुछ भी हो, कोई भी इशू बना जाता है। लेकिन यहाँ तो अभी इशू ये बन रहा है ना कि विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत हुआ, कितना बना, कौन कौन बाहर गए, किनका किनका सीट एडजस्टमेंट हुआ, नहीं हुआ, किसी भी बात पे आप मुद्दे पर बात ही कहाँ हो पा रही है? बात तो झगड़े पर हो रही है। ओके, मुद्दा यही ना भाई, कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी हैं। लास्ट आप जानती हैं, कोई जानता है यहाँ पे कि 5 गारंटी क्या है? नहीं, कोई नहीं जानता। सच है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संक्षेप में सर। रूबिका जी, मुझे लगता है कि सिर्फ डेवलपमेंट पर चुनाव न जीता जा सकता है, न सिर्फ डेवलपमेंट पर वोट होता है। बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन हाँ, पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट देश के मतदाताओं के दिमाग में कहीं न कहीं कुछ चिपका है। और जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक आंकड़ा बता दूं, जिससे दर्शकों, मैं अर्थशास्त्र का ही विद्यार्थी हूं। 2005 में डेट GDP रेशियो था 81%, आज है 83%। तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, आपके आसपास सड़क बनती दिखती है, आपके आसपास रेलवे स्टेशन बेहतर होता दिखता है, क्या वो वोटों में तब्दील होगा? आप कह रहे दिख रहा है, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील होगा? और क्या विपक्ष उस वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन वो तब होगा जब आपस में भिड़ना छोड़ेंगे। आज के पोल का सवाल क्या था? आज पोल हमने किस सवाल पर किया था? आखिरी वक्त में प्रत्याशियों को लेकर विपक्ष में असमंजस क्यों है? 81% ये कह रहे हैं कि देखिए तालमेल की कमी है, 15% कह रहे हैं महत्वाकांक्षा।